नमस्कार, मी प्रज्ञा पोवळे. माझा कट्टा पॉवर्ड बाय चितळे बटर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ ज्वेल्स, वरवा स्किन थेरपी, सोनाई पशु आहार, MSCIT आणि निसर्ग हब्स या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. की घेतलेन व्रत हे आम्ही अंधतेने असं म्हणत सावरकरांनी दाखवलं की डोळसपणे अंगीकारलेलं कोणतंही व्रत क्रांतिकारी बदल घडवून आणतं. आज आपण कट्ट्यावर अशाच एका व्रतस्थ प्राध्यापकांशी संवाद साधणार आहोत, ज्यांनी केमिकल इंजिनिअरिंग अध्यापनामध्ये क्रांतिकारी बदल घडवले. डॉक्टर मनमोहन शर्मा, ज्यांनी घडवलेले विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रात भारताचं नाव मोठं करतायत. त्यातली दोन प्रमुख नावं म्हणजे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी. तत्कालीन UDCT आणि आत्ताच्या ICT मधून केमिकल इंजिनिअरिंग आणि नंतर केम्ब्रिज विद्यापीठातून PhD पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टर शर्मांना परदेशात अनेक चांगल्या संधींच्या पायघड्या घातल्या गेल्या, पण त्यांनी मायदेशी परत येत विद्यादानाचं व्रत अंगीकारलं. ICT मध्ये ते प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले आणि संचालक म्हणून निवृत्त झाले. ते 6 वर्ष भारतीय पंतप्रधानांच्या वैज्ञानिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते. डॉक्टर शर्मांच्या कार्यकुशलतेसाठी तरुण वयातच त्यांना विज्ञान क्षेत्रातील अत्यंत मानाच्या शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्कारानं गौरवण्यात आले. त्यासोबतच भारत सरकारच्या पद्मविभूषण, पद्मभूषण पुरस्कारांचे तेही मानकरी आहेत. फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी हा पुरस्कार मिळवणारे ते मुंबई विद्यापीठाचे एकमेव फॅकल्टी मेंबर आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातले पहिले भारतीय इंजिनियर आहेत. या सगळ्या पलीकडे आणखी एक बहुमान म्हणजे ICTच्या लायब्ररीचं नाव त्यांच्या नावावरून MM शर्मा लायब्ररी असं करण्यात आलंय. या 90 वर्षांच्या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाशी संवाद साधूया. कट्ट्याला सुरुवात करूया. सर नमस्ते, आपका स्वागत है. सर, मुझे और हमें सभी को बहुत खुशी है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं. और जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में कुछ फिल्म्स थी वो देखी, और मुझे ये एक रियलाइजेशन हो गया कि गुडनेस ये आपके पूरे ज़िंदगी में बहुत एक अहम रोल है. आपको आपका व्यक्तिमत्व ऐसा है कि बहुत अच्छे लोग आपके करीब आए और बहुत आपका सहवास भी उनको वैसे ही मिला जैसे आपको मिला था. लेकिन मुझे मतलब एकदम मतलब इसमें बेसिक सवाल ये है कि जोधपुर में जिसका जन्म हुआ, ऐसे एक छोटे बच्चे को उस वक्त केमिस्ट्री में कुछ करना है, ये क्यों लगा? मतलब आपको याद है कि सबसे पहले केमिस्ट्री आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आ गया, ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट? जब मैं 8वीं में था तब मेरे को केमिस्ट्री में रुचि हुई. मेरे स्कूल सरदार हाई स्कूल जोधपुर में जो जैन लोगों ने स्थापित की थी, उनके मेरे हेडमास्टर होते थे कोंकणी डॉक्टर श्री भट्ट. वो केमिस्ट्री के टीचर थे और मेरे को केमिस्ट्री में उस समय लगन लगी. 8th में, 9th में, 10th में अच्छे मार्क्स भी आए, डिस्टिंक्शन भी आया. जब कॉलेज में प्रवेश हुआ तब भी केमिस्ट्री मेरे और मेरे अध्यापक में काफ़ी मगर वार्तालाप हुई. तो वो रुचि मेरी केमिस्ट्री के साथ मेरी रुचि मैथमेटिक्स में भी थी. और मेरे ही शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसमें खाली सिविल इंजीनियरिंग थी और मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी थी. क्यों नहीं करनी थी? वो काला धंधा होता था उसमें. जब तक मैंने PhD की तो मेरे साथ पढ़ने वाले लोग बंगलो ओनर्स थे. आई डोंट वांट टू बी अनचैरिटेबल. ऐसा हुआ. एंड आर्थिक स्थिति मेरी फैमिली की अच्छी नहीं थी. फिर मैंने निर्णय किया, अगर मेरे को कोई सहायता नहीं मिलती है तो मैं जोधपुर में ही पढ़ूंगा, या केमिस्ट्री करूंगा या मैथमेटिक्स करूंगा, MSc केमिस्ट्री करूंगा. उस वक्त जोधपुर में MSc केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की फैसिलिटी थी? बहुत अच्छी थी. अच्छा, काफ़ी अच्छी थी. आई वुड से सुपर, ठीक थी. पर मेरे पिताजी ने मेरे पड़ोसी से बात की. उनका बम्बई में उनका कुछ कारोबार था, बड़े फिलैंथ्रोपिक आदमी थे. तो 1954 में जब मैं आया था, 17 साल का था, उन्होंने, और आपने इस सिम्प्लेक्स मिल का नाम सुना होगा बॉम्बे में, उनके संचालक होते थे सूरज रतन दमानी, जो मेरे पड़ोसी जो थे उनके खास मित्र थे. भूमराज बोरा मेरे एकदम पड़ोसी थे जोधपुर में.
उन दोनों ने मिलके कहा मेरे को 40 रुपया महीना भुमरा जी देंगे, 40 रुपया महीना सूरज रत्न दमानी का ट्रस्ट देगा। तो उस समय 80 रुपये में मैं आराम से जीवन व्यतीत कर सकता लेकिन था। सर मुझे मतलब जब आपके पिताजी क्या करते थे? रेलवे में नौकरी थे। अच्छा, लेकिन मतलब जिस बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग, उन दिनों में इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियर ये तो मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता था, तो जब आपने ये कहा होगा कि मुझे केमिस्ट्री में कुछ तो करना है, तो मतलब खुशी खुशी आपको जाने के लिए बोला कि नहीं, मेरे बीच में कोई नहीं आया जो मैं करना चाहता था वो सपोर्ट करने को तैयार थे, मगर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जोधपुर से बाहर में पढ़ूँ। जोधपुर में पढ़ता तो घर में रहता और कॉलेज वाज लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, तो इसलिए सहायता मिल गई, उसके कारण मैं बॉम्बे आ गया। नहीं, लेकिन इतना होनहार, मतलब इतना बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई में है और वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता है, तो इसको आपके फैमिली में कैसे लिया गया? फ्रेंकली उन्होंने सोचा कि इसकी इच्छा यही करने की है और सिविल इंजीनियरिंग नहीं करना। मेरे को उस समय राजस्थान में राजपुताना बोलते थे उस टाइम, और पूरे राजपुताना में एक ही यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजपुताना जयपुर में, पूरे राजस्थान में आप अनुमान लगाइए। और मेरी रैंक थी, तो मेरे को एडमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से मैं आई कुड हैव वॉकड इनटू। पर मुझे नहीं करनी थी सिविल इंजीनियरिंग। मैंने ठान लिया था अगर नहीं करूँगा तो एमएससी केमिस्ट्री कर लूँगा, और मैं भी उसके बाद पीएचडी भी करूँगा, क्योंकि लेकिन आपको वहाँ पे मतलब एट द एज ऑफ 17 ये आपके क्लियर था कि मुझे ये करना है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, स्पष्ट रूप से, उसमें कोई सेल्फ मोटिवेटेड। लेकिन उसका रीज़न जो था वो आपके टीचर्स जो थे? नहीं, एक्चुअली उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ है। मैंने अपने केमिस्ट्री टीचर, फिज़िक्स टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा वो बनारस में कुछ हो सकता है और मैंने VGTI नाम लोग जानते थे, तो मैंने VGTI को खत लिखा। उन्होंने मेरा पोस्ट कार्ड यूनिवर्सिटी में भेज दिया। वहाँ से मेरे पास मैसेज आया कि हमारे पास राजस्थान की सीट है, आप अप्लाई करिए। देखिए किस्मत का खेल। उस वक्त पोस्टल सर्विस भी, मतलब खत लिखा भी, वो मिला भी, और उन्होंने जवाब भी भेजा। अक्रॉस द रोड भेज भी दिया। लुक एट द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का सम्मेलन। ये जो होता है उसी कारण से जो मेरे को शोध में रुचि थी, रिसर्च में रुचि थी, तो 1957-58 जो मेरा फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग था, उस समय केमिकल इंडस्ट्री एकदम उच्च कोटि से प्रगति कर रही थी, और हम लोगों को डिग्री के पहले नौकरी मिल सकती थी, और मेरे सब क्लासमेट्स को नौकरी मैंने ठान लिया मैं इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा। कौन सा साल था? 1957-58। मैंने कहा एक बार इंटरव्यू में जाऊंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा, अच्छे पैसे होंगे, तो मैं अपने जो मेरा पथ है उससे विचलित हो जाऊंगा। तो आई डिड अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू, कि मैंने ठान ली मैं रिसर्च करूंगा। तो जो टीचर मेरे को गाइड करने वाले थे, ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अमेरिका। तो मैं फंस गया, नौकरी नहीं ली, जो मेरे को गाइड करने वाला था वो चला गया। सो एक दूसरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एनआर कामत, वो प्लास्टिक्स में थे, बट ही वाज फ्रॉम फर्स्ट बैच ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूडीसीटी। तो मैं उनके पास जाके कि आई वांट टू डू रिसर्च। So he was a very argumentative, very clever person. So what do you want? I said, I'm very clear in my mind what I want to do. And it turned out he didn't like that area. But I persisted. He said, okay. So, and then within 6 months he decided to become professor and head of chemical engineering IIT Bombay. So I was mostly self-propelled.
लेकिन आपके घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। नहीं जी। और आपको यहाँ पे आपका होने के बाद इतनी सारी नौकरियाँ अवेलेबल थी, घर से दबाव नहीं आया कि भाई अब नौकरी कर ले? माय फादर एंड मदर वाज वेरी सपोर्टिव दैट ही वांट्स टू डू, लेट हिम डू। सो बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्कॉलरशिप मिलती थी उससे मेरा खर्चा भी नहीं चलता था बराबर। जब कैम्ब्रिज गया तो मेरे को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप थी, तो वहाँ से मैं पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजता था। अच्छा। क्योंकि दे डिडंट हैव अ बैंक अकाउंट बट पोस्ट ऑफिस यू कुड सेंड मनी। मेरे को अच्छी स्कॉलरशिप मिलती थी। मैं टी टोटलर हूँ, नो गर्लफ्रेंड, सो आई कुड स्पेयर मनी एंड आई वाज। लेकिन आप यहाँ जब आए थे यूडीसीटी में, तो उस वक्त आपके क्लास में लड़कियाँ थी? नहीं, हमारी क्लास बहुत छोटी थी उस टाइम, 20 लड़कों की। अच्छा। उस टाइम क्या इंजीनियरिंग में कोई लड़कियाँ आती नहीं थी। अच्छा। और आजकल तो 30% मिनिमम लड़कियाँ। तो इसलिए मतलब कंसंट्रेशन का कोई सवाल नहीं था कि इधर उधर भटक जाए? नहीं, पर इंग्लैंड में था ना। अच्छा। इंग्लैंड में तो माय मदर हैड दैट वरी, कहीं मेम नहीं लेके आ जाए। नो, बट आई वाज वेरी सिंगल माइंडेड, वर्किंग वेरी हार्ड ड्यूरिंग माय रिसर्च डे। आराम से 11 घंटे रोज काम करता था। और अच्छा काम किया। वापस उस टाइम भी मेरे को बहुत नौकरियाँ मिलती थी, तो जो मेरे जो विचार थे मैंने उनको, इनका विचार आई फॉलोड देम, खाली सोचा ही नहीं। उस समय भी मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी। कुछ शेल को मैंने पेटेंट बेचा था। वो पेटेंट क्या था जो आपने, आपका पहला पेटेंट होगा ना वो आजकल वो एरिया बहुत पॉपुलर है, ये क्लाइमेट चेंज, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो मेरा पायनियरिंग वर्क था कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में का। अच्छा। तो वो द शेल पीपल वर इम्प्रेस्ड। वो क्या था, मतलब अगर आप हम आपको सरल भाषा में बताता हूँ। एक तरह की अमीन्स होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो जो वो काम में लेते थे उसकी जगह दूसरी अमीन काम में लो तो आपकी रेट 4 गुना हो जाएगी। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एब्सॉर्प्शन कॉलम में घट जाएगा एकदम। दैट वाज द इम्पैक्टफुल। आज की तारीख में ये सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हो गया, वही जो मैंने अमीन्स 1963-64 में की थी वो आज लोग वापस कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात ये थी कि ये पब्लिकेशन बेस्ट जर्नल्स में हुए थे। एट द सेम टाइम इट वाज यूजफुल टू इंडस्ट्री, सो दैट बिकेम पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी दैट आई विल डू वर्क which will go in best of the journals, yet I will deliver to industry. And we made that as a DNA of UDCT, that everybody will do teaching first, फिर रिसर्च ऐसी करेंगे जो अच्छे अच्छे उच्च कोटि के जर्नल्स में जाएंगे और वही काम इंडस्ट्री में प्रदर्शित करेंगे। और कंसल्टेशन से जो उनकी तनख्वाह है, क्योंकि बाज़ार में तनख्वाह ज़्यादा होती है, एकेडमिक लोगों को क्या तनख्वाह, मेरी तो 1964 में खाली 1000 रुपये महीना थी, उसमें भी कट हो जाता था, टैक्स निकल जाता था, तो क्या करूं? आई कुड मैनेज, आई वाज स्टिल बैचलर। राजस्थान में शादियां जल्दी होती थी, तो आपके ऊपर दबाव होगा? आई रेजिस्टेड। अच्छा। आफ्टर आई गॉट दिस जॉब आई सेड आई हैव टू वर्क सो हार्ड, इतना कठिन काम है, 27 की उम्र में मेरे को प्रोफेसर बना दिया है, अगर काम बराबर नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी में स्टिग्मा होएगा मेरे पर। तो 1.5 साल तक मैंने शादी नहीं की। सो आई वॉज 28 and half, देन आई गॉट, इट वॉज टू लेट फॉर अ राजस्थानी, बट आई स्टक टू माई, आई ऑलवेज स्टक टू व्हाट आई थिंक इज़ गुड ऑल माई लाइफ। मैंने ना सर आपके बारे में जो भी पढ़ा देखा, आजकल ना ये आचार्य महर्षि वगैरह ये बोलने की प्रथा नहीं है, लेकिन असल में आप तो आज के तारीख के महर्षि हो और आपने जो काम किया है और केमिकल पूरे क्षेत्र में वो इतना बड़ा कि आपके जितना बड़ा तो केमिकल क्षेत्र में एक इंजीनियर
दूसरा है ही नहीं। ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे जो साथी थे जिन्होंने मेरे साथ किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खाली मशेलकर ही नहीं, दूसरे JB जोशी ने बहुत अच्छा काम किया, GD यादव ने बहुत अच्छा काम किया, सुनील भागवत ने बहुत अच्छा काम किया, विलास गायकर ने बहुत अच्छा काम किया। मेरा उद्देश्य था जो मेरे साथी है मेरे से ऊपर होने चाहिए। ये कैसे आ गया, मतलब ऐसे मेरी धारणा थी शुरू से। आई शुड बी नोन नॉट बाय व्हाट आई डिड बट बाय व्हाट आई लेफ्ट बिहाइंड। नहीं, मैंने ना माशेलकर सर भी यहाँ पे इसी प्रोग्राम में आए थे और मैंने उनका आपके बारे में बोलते वक्त उन्होंने ये कहा कि जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनका जो पहला पेपर था उसमें वो था शर्मा और माशेलकर, फिर दूसरा जो पेपर हुआ उसमें था माशेलकर और शर्मा, और तीसरे पेपर में आपने इंसिस्ट किया कि नहीं सिर्फ अपने नाम से आप पेपर ये प्रेजेंट करिए। और वो उस वक्त जब आपकी एज भी 28 थी, बढ़ गया था। तो लेकिन ऐसा है कि लेकिन इतने यंग एज में कोई कि अपना विद्यार्थी है उसको इस तरह से प्रमोट, वो एज जो है वो एक्चुअली इतनी कम है कि ये जो भावना आना कि नहीं इसको आगे करो मैं पीछे रहूँगा, ये कैसे आई, कहाँ से आई? उसके पहले जो मेरे PhD स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने खुद के नाम से, मैंने कहा तुम पब्लिश करो क्योंकि तुमने ये काम सोचा। I did not contribute to that idea, just as I had benefited in Cambridge that I had publications in my name as a doctoral student. My supervisor didn't put his name, but patent was also in my name. So they published, उस जर्नल में पब्लिश किया केमिकल इंजीनियरिंग साइंस में, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हार्डली किसी का पेपर आता था और मेरे विद्यार्थी का इंडिपेंडेंट पेपर आ रहा था। तो उनके हौसले बढ़ गए जैसे मेरा हौसला बढ़ गया था। अंतर होता है ना। लेकिन आपने वहाँ से आने, कैम्ब्रिज से आने के बाद ये सोचा नहीं कि अब मैं नौकरी करूँगा, आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं? हाँ, बहुत लोगों ने बहुत ट्राई किया मेरे को लेने के लिए। उस ज़माने में जो फॉरेन ट्रैवल एकदम बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी कि विल वन ऑफर डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर हैंडसम सम ऑफ मनी। कितने? Oh, that time 5 times my salary. अच्छा। And that will also ensure participation in foreign conferences at least twice a year. मैंने कहा none of this can lure me. I want to be an honorable teacher, develop people. ऐसी धारणा मेरी शुरू से थी। क्यों थी, लेकिन आपको क्यों नहीं लगा कि पैसा कमाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? पैसा भी आया। I became quite today I earn much more money, many multiples of my last salary, because I can command fees which I think I deserve, and I get, even today I'm getting more than what I can accommodate. So पैसा कमाने की मेरे को कोई, लेकिन उस वक्त first 3-4 years were tough. Once I started consulting, within 2 years after I joined, I was consulting, so my income was getting buttressed. I could support my family, you know. I didn't have to look for financial problem at all because I was getting extra money from consulting. लेकिन आपने फिर UDCT ही अपना कार्यक्षेत्र? 33 years. 33? Professor for 33 years. और सेम रूम, सेम फर्नीचर। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर आपको लगा नहीं कि यहाँ से बाहर जाऊँ, कैम्ब्रिज जाऊँ? नहीं, मेरे पास ऑफर थी बाहर की, अमेरिका की ऑफर थी, यूरोप की थी और दिल्ली में थी। आई वॉज in fact, you might remember there was a trusted man of Rajiv Gandhi called Gopi Arora. I remember. At the instance of Professor M.G.K. Menon, he said he has fixed my appointment with Rajiv Gandhi to become Director General CSIR or Secretary DST. I appealed to Mr. Arora, please don't waste his time. I am not interested. I don't want to show to the public that I met the Prime Minister and I then express my regret that I am happy to continue where I am. I am not pretentious person, so please don't cancel that appointment because I don't want to be, नहीं, लेकिन सर आप जब कैम्ब्रिज से आए तो वहाँ
जनरली वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में खास करके जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, मिलती है, और यहाँ आने के बाद यहाँ की जो स्थिति होगी कुछ भी तो नहीं आपको था। डिफिकल्ट, हाँ, तो फिर कैसे फिर मैनेज वो किया आपने? आपने मशीलकर ने भी बताया होगा क्योंकि ही ऑल्सो वर्क। आई हैड दिस फर्म आइडिया दैट व्हाट काउंट्स इज आइडिया. So I had some ideas already formulated. I came by a boat, by ship. अच्छा, आप जाते वक्त भी बोट से गया, लौटे भी बट, और द फेयर वाज सेम, एयर फेयर एंड ऑल सी फेयर. तो फिर आप क्यों गए? बिकॉज आई वांटेड टाइम टू थिंक, हाँ, and I had got a typewriter, so I kept on typing on the board अच्छा। some ideas that I कितने had. दिन लगते थे? I think 11 to 12 days. Okay. And my boat got stuck in Aden. ओह, And there was interview of Bombay University. That incident I must tell you. 2 weeks before I was to leave, I was asked. हिंदी में अगर बता हाँ, 2 हफ्ते पहले जब मैं कैम्ब्रिज छोड़ने वाला था, तो मेरे पास सुझाव आया कि आप प्रोफेसरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए. मैंने कहा आई डोंट डिजर्व दैट. मैं उस पौधे के काबिल नहीं हूँ अभी. मेरे को रीडरशिप दे दीजिए, कुछ इंक्रीमेंट दे दीजिए तो थोड़ा पैसा ठीक मिलेगा. तो माय इंग्लिश प्रोफेसर वाज वेरी आर्टिकुलेट. दिस आई हैव टू टेल यू इन इंग्लिश. ही सेज इफ आई वर यू I would go, they find it hot, withdraw your application. So आने के बाद मैं उस समय के डायरेक्टर थे प्रोफेसर GM नाबर, वेरी नोबल पर्सन. से आए, मैंने कहा इस जॉब के काबिल नहीं हूँ मैं अभी, कुछ समय लगेगा. नहीं, हम सोचते हैं कि आप अच्छा काम करोगे. मैंने कहा ये तो आपका विचार है, मेरा विचार तो नहीं है. होता है. आई थिंक डेस्टिनी प्लेज, मेनी पीपल से दैट देयर इज सम रोल ऑफ डेस्टिनी इन योर लाइफ, एंड डेस्टिनी हैज प्लेड अ रोल इन माय लाइफ. नहीं, लेकिन वो एडन का क्या हुआ? आप पोर्ट से निकले हाँ, थे? तो क्या हुआ, जो फिक्स थी डेट थी इंटरव्यू की, तो वो निकल जाती. तो एयर इंडिया अलाउड people, that shipping part, to there was a flight from Nairobi, Aden, Bombay. And with some extra money we were allowed. So I came by air. अच्छा, And I was in time अच्छा, to appear for the interview. और वो मिल गया. That's the only interview I appeared in my life for a job. No other interview. I've taken many interviews, but this is the only interview I appeared. लेकिन आपने नौकरी भी तो एक ही कर ली. एक ही नौकरी, one only. तो आप बता रहे थे कि आपके मन, मतलब आपके सोच के आए थे कि क्या करेंगे, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी. हाँ, तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आइडिया बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं. वो किया हमने, और हमारा जो नाम पूरे इन द होल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर आइडिया सेंट्रिक रिसर्च, जो काम हमने पहले 5 साल में किया, आई वंडर इफ आई कैन रिपीट इट टुडे. आई थिंक यू हैव द विल. ऑफ कोर्स आजकल क्या रिसर्च ऐसी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि यू नीड बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए. 64 वाज डिफरेंट. एंड तो लेकिन क्या थी आइडियाज़? मतलब आज भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनको शायद इससे कुछ आइडिया आ जाए कि क्या करना चाहिए. आपने क्या किया था? ऐसा एक मेरी रीडिंग हैबिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी. तो मैं सोचता आया. तो आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में लिक्विड लो लिक्विड फेज में रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे. तो उसमें एक मेजरमेंट जो होता है, उस पर डच केमिकल इंजीनियर्स वर वर्किंग वेरी हार्ड. और मेरे को एक आइडिया आया कि उससे मैं आई कैन ब्रेक दैट बैरियर. वो मेरा फर्स्ट पीस ऑफ वर्क था जो पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त किया, और 3 महीने के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल में एडिटोरियल में आया. अच्छा, वही जो मेरा पहला रिसर्च स्टूडेंट था, वो गया अमेरिका. ही कंट्रोल्ड $1 billion बिजनेस. ओह, ही वॉज फ्रॉम जम्मू, अशोक नंदा.
उसके बाद वी नेवर लुक बैकवर्ड्स। एक के बाद एक अच्छे अच्छे काम होते गए। पैसे की कमी काफ़ी रही। ओनली इन 1980s हमारे पास फंडिंग अच्छी हुई। तब तक हमारा काम इसी तरह से चलता था, कुछ ही करो। इंडस्ट्री हेल्प करती थी, केमिकल्स फ्री मिल जाते थे, फैब्रिकेटर्स कॉस्ट पर कर देते थे। इस तरह से जीवन धारा चलती गई। आपके मतलब जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग फील्ड में उन्होंने बहुत बहुत बड़े हो गए। उसमें से एक मतलब माशेलकर जी, उनका एक अलग पाथ है, दूसरे है रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी। नहीं, बहुत आपको कई उदाहरण दूंगा। देखिए, आपने नाम सुना होगा गुजरात अंबुजा सीमेंट, हाँ। नरोत्तम सेखसरिया, वो मेरा विद्यार्थी था। अच्छा। आप ये आरती इंडस्ट्रीज़ हैं, तो दोनों राजेंद्र गोगरी, चंद्रकांत गोगरी, वो मेरे विद्यार्थी थे। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट एंटरप्रेन्योर्स। दिलेश गुप्ता लुपिन का के पिताजी लेट देशबंधु मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ प्रोफेशनली भी कनेक्टेड था। वो मेरे सन के क्लासमेट थे, तो उस क्लास को पढ़ाया नहीं मैंने। क्यों कि लोग मेरे को दोष देंगे कि मैंने अपने बेटे को फेवर किया। उसको क्वेश्चन पहले ही बता दिए या कुछ कर दिया। तो आपने उस बैच को नहीं पढ़ाया। दे वर वेरी क्रिटिकल ऑफ मी कि आपने हमको नहीं पढ़ाया। पर सिद्धांत तो सिद्धांत होते हैं ना। लेकिन मतलब आप मुकेश अंबानी, क्योंकि उनका आपके प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो बार बार हमें देखने को मिली है। ऐसा है कि जो टीचर्स लोगों को एक बड़ा फ़ायदा है कि हमारी रिलेशनशिप जीवन भर होती है। तो जब मैं कई कमिटीज़ में काम करता था तो कई IAS ऑफिसर मुझे कहते थे, अरे शर्मा जी क्या है, आप अभी भी आपके पीछे। मैंने कहा, आई डोंट डिस्ट्रीब्यूट फेवर्स। मेरी कुर्सी नहीं है, मेरी भावनाएं उनके प्रति। डेवलप देम, हेल्प देम, एंड एज पर गीता प्रिंसिपल्स डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। इतने कितने लोग अमेरिका मेरे रिकमेंडेशन से गए, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे लिए क्या करेंगे। ना ही मैंने किसी अवार्ड के लिए काम किया। और अवार्ड के बाद अवार्ड मिलते गए, मेरे को खुद को ही आश्चर्य होता है। अभी 2 दिन पहले भी मिला। आपको याद है कि मतलब याद क्या, मैं कहूँगा किसी ने ये उसकी गिनती की है कि कितने अवार्ड्स आपके PhD स्टूडेंट्स है वो हजारों में है? ये तो मैंने नहीं, मेरे PhD के PhD मेरे PhD मतलब वो ऐसे कि जैसे मतलब जनरेशंस मेरा PhD किया हुआ, जैसे मशेलकर उसके कितने PhD, JB जोशी उसके कितने PhD, JB जोशी का विद्यार्थी पंडित उसके कितने PhD, पंडित का गोगटे उसके कितने PhD, उसकी लिस्ट बना के इसमें आप देखोगे। मेरे स्वयं PhD थे 71, क्योंकि मैं तो 100 कर सकता था आसानी से, पर मैं चाहता था मेरे कलीग्स को PhD स्टूडेंट, मैं मना कर दिया तो उनको दूसरों के पास जाएंगे ना, अगर मैं हाँ करता तो मेरे पास आते। तो ये भी मैंने 7-8 years बिफोर रिटायरमेंट 88-89 में एकदम कम कर दिया PhD स्टूडेंट लेना, सो दे मेरे साथियों को PhD स्टूडेंट्स मिले। मैं दैट इज लीडर शुड बी नोन बाय व्हाट ही लीव्स बिहाइंड rather than what accomplishments he had। वो मेरी धारणा शुरू से थी कि मैं चाहता हूँ मेरे साथी मेरे से बहुत आगे निकले। और आज की तारीख में भी जब मेरे विद्यार्थियों को कुछ ख्याति प्राप्त होती है तो मुझे बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है। नहीं, आपके इतने विद्यार्थी हैं और ये इतने बहुत सारे इंडस्ट्री के कि नहीं, हमारे इस संस्था के कितने विद्यार्थी फर्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, एक दो नहीं। इनके बारे में जब वो वहाँ थे तो उस वक्त के कुछ किसी के बारे में ऐसी किस्से कहानियाँ कुछ ऐसा है कि मतलब अब माशेलकर जी उस वक्त जब वो पहली बार मतलब आपके क्लास में आए होंगे या आपको कैसे मतलब वो उस वक्त कुछ उनके बारे में ऐसा है
कि जो विद्यार्थी लोग आते हैं, जब एक तो एग्जामिनेशन से मालूम पड़ता है, दूसरे जब आप पर्सनली बात करते हो तो उससे मालूम पड़ता है। ऐसा है कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे साथ आके रिसर्च करो शुरू से, तो सब फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर, पर जो भी मेरे साथ रहा उसका पब्लिकेशन रिकॉर्ड बेटर देन पर्सन्स हु वेंट टू अमेरिका। तो सब कुछ कमी होने के उपरांत भी हम लोगों ने कुछ काम किया जिसका कुछ अर्थ निकला। ये खुशी की बात है मेरे लिए, गर्व की बात है कि जो मेरे विद्यार्थी इतने आगे। अब देखिए, मशिलकर को पद्म विभूषण मिला, जेबी जोशी को पद्म भूषण मिला, जीडी यादव को पद्मश्री मिला, और मेरे और विद्यार्थी हैं जिन्हों को मिला इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की फेलोशिप विच इज़ द हाईएस्ट ऑनर फॉर अ साइंटिस्ट इन इंडिया। कितने लोगों को, मेरे विद्यार्थियों को मिला है। और जो मेरे विद्यार्थी जिन्होंने मेरे साथ रिसर्च नहीं की, उतने कितने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को ऐसे इस तरह की उपाधि मिली है। उपाधि एक तरफ उपाधि है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल, इसमें मतलब जिस तरह से ये सारे तारे चमक रहे हैं। हम लोगों ने, हमारी संस्था ने इंडस्ट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट रखा, और आज के तारीख में हम एक उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में। लोग कहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरेक्शन देखना है तो जाके देखिए आईसीटी में क्या होता है। हर एक फैकल्टी मेंबर का कुछ इंडस्ट्री लिंक है, बट नॉट अवॉइडिंग टीचिंग एंड रिसर्च। आप प्रथम आपकी जो जिम्मेवारी है वो पढ़ाने की है, उससे विचलित नहीं हो सकते आप। बाकी लोगों के पास जाने से पहले मुकेश अंबानी जब आपके विद्यार्थी थे, उनके बारे में आप मतलब क्या कहेंगे? वन सेंटेंस ओनली, ही वाज गोल ओरिएंटेड। अच्छा। ही विल वर्क फॉर हिज गोल्स। लेकिन उस वक्त वो, Yeah, I predicted. His classmate was Ajay Parikh. He was number 1 in the class. Madhukar Parikh's younger brother, the owners of Pidilite. I said he's number 1 in the class. But I told his uncle, who was 2 years junior to me, Narendra Parikh, I am telling you today that Mukesh will go places. Ajay may be number 1 in the class. I predicted that. ये उनको पता था क्या, मुकेश अंबानी को? No, मुकेश अंबानी didn't know. मतलब ये आपकी ये भावना, ये धारणा उनके बारे में है कि अरे ये लड़का आगे जाके? No, I saw him because he left his MBA in Stanford because father called him back. तो जो पहला एंटरप्राइज पाताल गंगा में लिया, तो उस टाइम मेरा कुछ वार्तालाप हुई, तो he realized that there was some merit in what I told him. अच्छा। तो हमारा संबंध बहुत अच्छा, मेरा संबंध धीरू भाई से बहुत अच्छा था। अच्छा। और क्योंकि मैं तो गुजराती में भी बात कर सकता हूँ, तो गुजराती में बात करता था। तो 95 में जब हमारी डायमंड जुबली थी, तो उनके पास मैं गया। वो कभी भी कोई कठिन समस्या होती थी या नया कोई इनिशिएटिव, तो मेरे को बुलाते थे। तो मैंने कहा हमारी डायमंड जुबली है, सो કેટલો જોઈએ? तो उन्होंने कहा 1 करोड़ लखी दो मुकेश, 1 करोड़ लखी दो। नो नेम, नथिंग। नाउ इमेजिन 95 इट वाज। लेकिन पहला सवाल कितले जो, ये पहला सवाल था उनका। हाँ। मतलब ऐसा है कि आए हैं तो कुछ ये बात की आ जावा दो, બીજી વાત કરવાની છે કે અત્યારે શું કરવાનું છો રિલાયન્સમાં. So I told him we must do 2 million tons of polypropylene like that. I met many industrialists, but no one to match his quickness, way he will respond. आप ये कौन, धीरू भाई के? धीरू भाई. अच्छा. Mukesh of course is Mukesh had background. Dhirubhai had no background. Mukesh today is a global leader.
He thinks differently. I mean, how they created Geo, how they are creating, but it's just out of. I rarely to come across some person who has this kind of widespread interest. I wonder how he's able to manage. If you see how they are entering solar power. मतलब धीरू भाई भी जब आए वापस, उन्होंने भी मतलब जो नया ज्ञान है, नया ज्ञान है, उसको जिस तरह से यूटिलाइज किया, यूज किया, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश. Scale of operation. The secret scale of operation, execution in shortest possible time with the lowest capital investment in the global context. अच्छा. तो सिंपल, जब उन्होंने पॉलिस्टर yarn शुरू किया तो उनकी डेली कैपेसिटी वाज मोर देन एनुअल कैपेसिटी ऑफ गरवारे एंड नायलॉन. That shows the difference. I mean, think big. Not because big is beautiful, big is useful. लेकिन सर ये मतलब ये कहाँ से ये सोच कैसे आती है? आपने इतने आपके विद्यार्थियों को भी वो उनमें भी देखा, ये कहाँ से कैसे आती है? जिन लोगों को विजन होती है, जैसे अब अंजी रेड्डी का एग्जाम्पल लीजिए. ही वॉज ए एम्प्लॉय ऑफ IDPL, छोड़ के शुरू किया. टुडे डॉक्टर रेड्डीज लैब इज ऑलमोस्ट लाइक $3 billion कंपनी. इस तरह देशबंधु गुप्ता took 5,000 rupees from his wife, is $2.5 billion company today. So there are many stories like this. They are not isolated. I'm not talking of how Jindals have done and how Vedanta Agarwal has done, but I'm giving you examples nearer to our area of work, first generation technocrat entrepreneurs. It is happening in Maharashtra, which was uncommon earlier. They are first generation technocrat entrepreneurs in Maharashtra now. लेकिन इनमें से मतलब ये सारी जो सक्सेस स्टोरीज है, जब वो आपके विद्यार्थी थे तब आपको दिखता था कि इनमें ये पोटेंशियल है, ये हो Some जाए. people had that motivation. They said, I want to start industry of my own. मेरे से पूछते थे क्या करूँ मैं. मैंने कहा सोचो तुम क्या करना, पर लगन से करो और don't be afraid of initial failures. हमारे कल्चर में क्या है, वी डोंट लाइक फेलियर्स, एज इफ एवरीथिंग इज सक्सेसफुल. ऐसा होता नहीं है कभी. आपके ज़िंदगी में फेलियर्स आए है. इवन रिसर्च में यू फाइंड सम एरिया वाज वेरी गुड, यू फॉलो फॉर 1 year एंड यू फाइंड यू आर नॉट यील्डिंग रिजल्ट. इंस्टेड ऑफ हैंगिंग ऑन टू दैट, चलो इससे विचलित हो जाते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं. किया है, मार्ग में परिवर्तन किया मेरे PhD स्कॉलर स्टूडेंट्स में. एक मेरा जो विद्यार्थी था वो पोलियो, ब्रिलियंट फेलो, चेस प्लेयर. तो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कठिनाई हो रही थी, तो मैंने उसको थ्योरेटिकल वर्क दिया. तो वो हिंदुस्तान की फर्स्ट PhD थीसिस थी, एंड PhD के लिए एंटायरली थ्योरेटिकल. और वो मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशंस, नो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, नो यूज ऑफ कंप्यूटर. And his research became very famous globally. And he later on became almost like a mathematician. He published, he became professor in one of the American universities. He's no more, unfortunately. Yeah. There are people you have to see. हम लोग जो टीचर लोग होते हैं, एक तरह से साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं कि वो ये विद्यार्थी में क्या काबिलियत है. हम सब लोगों में कमी तो होती है ना, काबिलियत देखना ज़्यादा ज़रूरी है. कमी को इग्नोर करना चाहिए. कमी को कैसे आप पार कर सकते हो, उस तरफ ध्यान देना चाहिए. शर्मा सर, आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, एज रिसर्च के लिए भी हेल्प की है, PhD के लिए भी हेल्प की है. एज ए टीचर आपके ऐसे कुछ मोमेंट्स होंगे जिनमें आपको बहुत अभिमान लगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्राइड फील हुआ. ऐसे कौन से मोमेंट्स थे ये पूरे करियर में? बहुत. ये लोग एकेडमिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल हुए, प्रोफेसर्स बन गए,
बड़ी हर्ष की बात थी। इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, नाम कमा लिया, हजारों करोड़ की टर्नओवर, इससे बड़ी खुशी क्या होएगी। तो आप उसमें देखोगे एक पिक्चर आरती इंडस्ट्रीज, उन सब लोगों ने मिलके मेरा सम्मान किया आफ्टर द फेलिसिटेशन फंक्शन। ऐसे हम लोगों को क्या होता है, जो असली टीचर होते हैं ना, उनकी प्रसन्नता तभी होती है जब उनके विद्यार्थी कुछ उच्च कोटि का काम करते हैं, अच्छे पब्लिकेशन करते हैं, अच्छा का नाम कमाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों ने बहुत नाम कमाया। खाली एक नाम नहीं, ऐसे एक नाम तो कहने का एक्सेप्शन हो गया। तो बहुत सारे अभी जैसे IIT बॉम्बे में संजय महाजनी हैं, उसके पहले जुवेकर थे, वो मेरे PhD थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम कमाया। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि देखो मेरे विद्यार्थी का इतना बड़ा नाम है। लेकिन सर, जब विद्यार्थी आते हैं और उनका रिसर्च का काम शुरू हो जाता है और आप उनको गाइड करते हैं, तो उसमें आपको ये कभी ऐसी दिक्कत आ गई या ऐसा कभी लगा कि अब इसमें मेरा रिसर्च जो है वो मुझे सेकेंडरी उसको रोल देना पड़ रहा है जब मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ? ऐसा है कि मैं जिस एरिया को ओपन करता था, जो मेरे विद्यार्थी मेरे साथ काम किए और वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो गए, अगर वो एरिया फॉलो करते हैं, दे विल डू ए बेटर जॉब देन मी। तो आई विल ओपन न्यू एरिया। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने 4 एरिया ओपन किए। अच्छा अच्छा। तो जिस एरिया, जैसे JB जोशी, जिसका नाम, जिस एरिया में उन्होंने मेरे साथ काम किया, उसमें बहुत नाम कमाया, इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। हाइड्रोजनेटर्स जो डिज़ाइन हुए वो मेरे साथ जो रिसर्च की थी उससे पे आधारित थे। नहीं, आपने कहा 4 एरियाज आपने हाँ। किए, तो कौन से 4, मतलब आम लोगों को समझ में आए इसके लिए? सबसे पहले मैंने काम शुरू किया, जो आपको मैंने पहले उल्लेख किया था कि कैसे लिक्विड सिस्टम। सो इट वाज मोर फंडामेंटल वर्क। तो जब इक्विपमेंट में एजिटेशन होता है, मिक्सिंग करते हैं ना, तो उस मिक्सिंग की रिसर्च हमने शुरू की। तो कई लोग कहते हैं ये रिसर्च आपने क्यों शुरू की? मैंने कहा ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इंडस्ट्री में, यू कैन नॉट अवॉइड मिक्सिंग। तो आइडिया वाज कि किस तरह के मिक्सर डिज़ाइन करें जिनकी पावर कंजम्पशन कम होएगी मगर उनका परफॉर्मेंस बेटर होएगी, बेटर परफॉर्मेंस विद लेस पावर। अच्छा। वो काम शुरू हुआ। इसी तरह से जैसे मशेलकर ने काम किया बबल कॉलम्स पे, तो उस पर बाद में पहले एम्पेरिकल वर्क किया, बाद में JB जोशी के टाइम में ऐसा फंडामेंटल वर्क भी किया उसके साथ में। फिर जब उसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो मैंने JB जोशी से कहा कि ये पेपर तो तुम्हारे खुद के नाम से ही होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो उससे चेंज करके मैं सेपरेशंस पे आ गया, किस तरह से न्यू मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अच्छा। तो गायकर जैसे लोगों ने उस पर काम किया। फिर वो लोग काम करते थे, फिर मैं आ गया कैटालिसिस पे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और उसको इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करने का। इस तरह चलता रहा। मेरा सवाल यह है कि जब कोई रिसर्च फेलो रहता है तो उनके लिए ना सबसे अगर डरावनी कोई चीज़ होती है तो वो उनका गाइड रहता है, उनके पास जाना, उनके सामने वो थीसिस रखना, उनके करेक्शंस लेना। आपके जो कोई भी छात्र रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे, आप उनको कैसे गाइड करते थे? आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? Many ways. I was known as चिट शर्मा। तो क्या था, वीकेंड में मेरा दिमाग घूमता रहता था। तो मेरे पास, मैं शादी हो गई तो मेरी श्रीमती जी कहती है कि आपके बेड के पास में पेन और पैड क्यों है? मैंने कहा रात को कोई आइडिया आता है तो लिख लेता हूँ क्योंकि सुबह तक गायब हो जाए। So all my research students मंडे मॉर्निंग को उनको कुछ चिट्स मिलेगी कि कोई नया आइडिया तो थिंक अबाउट इट। सो आई वॉज कॉल्ड चिट शर्मा। कुछ लोगों ने वो सारी चिट प्रिजर्व करके रखी अपनी ज़िंदगी के लिए। वो मेरे लिए एकदम आश्चर्य की बात थी। सो पर्सन फेस टू फेस एज वेल एज रिटर्न नोट्स, चिट
You know, I used to have pets, small size pet. You know, JB, pursue this. You know, think about this. Yeah. No spoon feeding. पहले सबसे बोलता था 2 हफ्ते तुमको 3-4 आइडिया देता हूँ, इनके बारे में सोचो, लाइब्रेरी में जाओ, खुद डिसाइड करो कौन से एरिया में काम करना चाहते हो। जो मैंने 3-4 एरिया बताया उसमें किस में से काम करना चाहते हो। सो डोंट इम्पोज आइडिया कि आप ये नहीं कि इसी पे काम करो। जो विषय उन्होंने चुना तो उनका चुना हुआ है, अमंग्स फ्यू चॉइसेस आर गिवन। सर, अब तक की जो वार्तालाप चालू है उसमें से एक बात हम जो बहुत दिल को लगी है कि सिद्धांत को आपके जीवन में बहुत महत्व है। और जब आपके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो एक किस्सा जो है कि जब मोरालिटी ग्राउंड के ऊपर आपने परमिशन ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपके सीनियर से, और जब पूरा वहाँ पे एजुकेशन ख़त्म हो गया फिर से आके आपने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। आज के दौर में जब हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और फिर विदेश में जाते हैं, वहाँ पे काम लेते हैं और फिर भारत लौटते नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के यहाँ के लोगों को नाम रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह की विचार करने वालों को आप क्या कहोगे, किस तरह का संदेश दोगे? देखिए, ये जो विद्यार्थी लोग वहाँ रहना चाहते हैं तो बाहर भी जाते थे, आकर्षण ये नहीं इस कारण नहीं था कि उनको बहुत उच्च कोटि का काम मिलेगा। ज़्यादातर मोटिवेशन उस कंट्री में रहने का था। और जब उनकी शादी हो जाती है तो द लेडी डजंट वांट टू कम बैक मोर देन द मैन। सो ये पर्सनल चॉइस है। मैं आ गया पर मेरे बच्चे चले गए। माई सन एंड डॉटर बोथ आर यूएस सिटीजन्स। क्या करो, आई थिंक ट्रेंड बदलता रहता है। पर मैंने एक ही सिद्धांत किया विच शीतल इज़ वेरी वेल कोटेड इन देयर। मेरे फेलिसिटेशन के टाइम में 97 में मैंने कहा, आई मेड ए लिविंग डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू, आई एम विलिंग टू डू इट ऑल ओवर अगेन। व्हाट मोर कैन आई से। आई लव द प्रोफेशन। आज की तारीख में भी मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है जब स्कूल और कॉलेज में जाके एड्रेस करता हूँ, क्योंकि इतने यंग लोगों को देखते हैं तो यू डोंट फील कि आप बुढ़े हो गए हो। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि पढ़ाना आपके लिए एक व्रत है। आपने उसको पूरे व्रत की तरह पूरे अपनी ज़िंदगी में पढ़ाया है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी करियर करना चाहता है मेडिकल या इंजीनियरिंग में, और उसको इनकैश करने के लिए आज मार्केट में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ चुके हैं जिसका कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। तो ये जो रवैया है शिक्षण की तरफ देखने का, वो बदलना बहुत ज़रूरी है। और कैसे बदला जा सकता है फिर वो, कि उसको जैसे सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं ना कि इंजीनियर आ रहे हैं। क्या बड़ी कठिन समस्या है हिंदुस्तान में। आज की तारीख में इंजीनियरिंग में 12 लाख से ज़्यादा एंट्री है। अमेरिका जैसे देश में खाली 70,000, 70,000। अब बोलो उनको किधर नौकरी मिलेगी। और अभी एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम क्या हो गई इंडिया में, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। सब लोग कंप्यूटर में जाना चाहते हैं। तो एक ज़माना था केमिकल इंजीनियरिंग वाज नंबर 1 इवन आईआईटी बॉम्बे में। अभी वो 3rd 4th हो गया, क्योंकि सबको कंप्यूटर साइंस करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना। और इसमें एक बड़ी भूल है कि हर एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर की नॉलेज इतनी होती है, अब आपके पास डोमेन नॉलेज भी है और कंप्यूटर नॉलेज भी है, पर पेरेंटल प्रेशर कि आसानी से नौकरी मिलेगी, जिम्मेवारी नहीं होएगी। क्योंकि जब आपने ये विषय खोला है, मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग इज़ गेटिंग किल्ड इन इंडिया बाय दिस होल कल्ट ऑफ कंप्यूटर्स। फिर दूसरा IT एंड MBA। ये ब्राइट स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर MBA एंड देन सेल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड अपना विषय भूल जाते हैं। मतलब खुद तनख्वाह अच्छी मिलती है, जिम्मेवारी कुछ नहीं। फैक्ट्री में काम करो तो जिम्मेवारी होती है। तो लाइफस्टाइल्स आर चेंजिंग।
पीपल वांट क्विक मनी. नहीं, इससे जुड़ा सवाल है. आपने इंजीनियरिंग इज गेटिंग किल्ड बोला, लेकिन जो रिसर्च है, मतलब कोर रिसर्च, वो कहाँ देख रहे हैं आप अपने ऐसा देश है, में? हमारे देश में वी ऑलवेज हैव crackpots like me. And there are many who want to do research. We criticize a lot of things in Bengal politically, but I tell you, one state in India where there is still a thirst for knowledge. So you will find a lot of Bengali students all over the country in IITs and BARC. I had many Bengali students who did PhD with me, came from Calcutta and Kharagpur. So this thirst for knowledge कई लोगों में है, उसी से हम लोग बच रहे हैं. नहीं तो हम डब्बा हो जाएंगे. आपके बारे में ये कहा जाता है कि कहीं चीज़ अटकती है तो शर्मा सर के पास सॉल्यूशन है. तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आपको याद है कि जो बाद में आपने सॉल्यूशन निकाला और बाद में उसका पाथ ब्रेकिंग? इंडस्ट्री में कई कैसे फॉल आए, कभी कभी कुछ हो जाता है कि क्या करें, अभी दुखा इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है तो कुछ तो करो. तो निकालें. आई वाज प्रिविलेज्ड टू सॉल्व मेनी सच प्रॉब्लम्स. एक दो इंसिडेंट ऐसे कुछ बता सकते हैं? आपको क्या बताऊं मैं. एक बार बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़ में जो उनका केमिकल्स डिवीज़न में है, तो बाय मिस्टेक दो केमिकल्स मिक्स हो गए, उनको डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते. तब उनको कैसे करो. तो मेरा ही विद्यार्थी PhD वो उस पर काम कर रहा था, मेरे पास आया कि सर अभी बड़ी समस्या हो गई है. तो मैंने एक बहुत सरल सुझाव दिया, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. इस तरह के और भी कई GSFC शुरू में जो उनके पास अमोनिया प्लांट में था, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. ये तो हमको कौन पैसा देगा. एक कंसल्टेंट को वही पैसा देंगे, कम से कम उनका फायदा 10 गुना हो, नहीं तो कोई पैसा नहीं देगा. तो आपको देख के थोड़ी देंगे, चेहरा देख के लो भाई. तो आप मन ही मन में कि प्रॉब्लम्स हो जाए इस तरह के. No, the problems come regularly. It's the nature of problems. एक दिल्ली में CSIR में एक दिलीप साल्वे करके थे, उनकी एक बुक थी नॉनसेंस ऑफ इंडियन साइंस करके, और उन्होंने ये उनका कहना था कि हमारे यहाँ के जो रिसर्च हमारे यहाँ जो होता है और जो इंस्टीट्यूशंस है वो मतलब एक्चुअली वहाँ रिसर्च छोड़ के बाकी सब होता है. आपको कितना सच लगता है? नहीं, इट्स नॉट करेक्ट. अभी देखिए, वन वे इसको देखने के लिए देखिए, मेरी एक मिशन थी कि देश की प्रगति इस दृष्टिकोण से देखनी चाहिए कि कितने PhD निकल रहे हैं 5 मिलियन पॉपुलेशन. चाइना में देखिए, आज चाइना क्यों इतनी प्रगति कर रहा है. क्यों चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा कि चाइना शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन फंडामेंटल रिसर्च सो दैट वी इन्वेंट एंड डू नॉट इम्पोर्ट. ये डायलॉग कोई पॉलिटिशियंस आया इंडिया में कभी? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, कोटेबल कोट. आई एम नॉट टायर्ड ऑफ कोटिंग दिस एवरीवेयर that he happened to be chemical engineer. अच्छा. In saying so powerfully, China should concentrate on fundamental research. हमारे यहाँ कोई भी politician ये नाम ही नहीं लेता कभी. So PhD culture has increased, and with due modesty, I can take some credit because I was chairman of an empowered committee in UGC. Many smaller universities which never produce PhD. हमारे UGC में देखो ना, पहले 13 PhD निकलते थे, 30 हुए. मैंने धारणा की कि बिफोर आई रिटायर 40-45 निकलने चाहिए. आज की तारीख में 100 से भी ज़्यादा. ये PhD people are the people who create knowledge. अभी आप IIT बॉम्बे, क्योंकि मेरा IIT से बड़ा संबंध रहा है, क्योंकि जो मेन IIT काउंसिल होती है सारे IIT को मिला के गवर्नमेंट की, जो मिनिस्टर प्रिसाइड्स, तो उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होती है. जो मिनिस्टर, पूरा काउंसिल तो मिलता नहीं है, तो आई वाज चेयरमैन ऑफ द
तो मेरा सारा आईआईटी से संबंध था। तो मेरी एक अपील उनसे थी कि आप लोग सब इतना अच्छा काम कर रहे हो, आई वॉन्ट IITs टू बी नोन बाय हैविंग मोर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो पुराने 5 IITs हैं, सब में आज की तारीख में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर मोर देन अंडर ग्रेजुएट, दैट इज़ MTech एंड PhD। जैसे IIT बॉम्बे पहले 100 से कम PhD निकलती थी, आज की तारीख में 400। IIT मद्रास, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सब में PhD का प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ गया बहुत इन मार्केबल पे। अभी भी लिमिट नहीं आई है, लिमिट इज़ 1 PhD पर फैकल्टी मेंबर पर ईयर, दैट शुड बी द गोल। लेकिन सर ये कई बार ऐसा होता है कि PhD के जो थीसिस होते हैं कई बार मतलब वो मतलब एक्चुअल उसका यूज़ होता है। अच्छा देखिए, वेरी करता है। हम लोगों का ICT में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, हमारा काम है कि वर्क मस्ट बी पब्लिश इन गुड जर्नल्स बट ऑल्सो डिलीवर इन इंडस्ट्री। तो जितनी भी एरिया में हम लोगों ने कम, जैसे आज की तारीख में अभी जो वाइस चांसलर हैं पंडित, उन्होंने एक नया एरिया ओपन किया कैविटेशन बेस्ड, वो उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो चुका है और हो रहा है। इवन फॉर सोशल वर्क, आपने सुना होगा ठाणे में जो लेक, कोल्हापुर के पास में लेक थी जो मर गई थी, उसको जीवित कर दिया बाय सिंपल टेक्निक ऑफ कैविटेशन, अल्ट्रासोनिकेशन। तो ही इज अ मेंबर ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ अल्ट्रासोनिकेशन जर्नल एंड फर्स्ट क्लास पेपर्स इन आउटस्टैंडिंग जर्नल्स एंड येट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। So it depends institution to institution, area to area. There are good pieces of work in civil engineering done in IITs which have been reflected in actual difficult civil engineering problems. आप आजकल पेपर में पढ़ते होगे ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट has consulted civil engineering of IIT Bombay, certify this. So there is, otherwise who will अगर पर्सन के पास, देखिए अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रुड़की में होती थी, यूनिक। So any problem connected with earthquake anywhere in India, Roorkee used to be, which is now an IIT, but it was University of Roorkee earlier. सर मैंने शर्मा आपका सर, टेड में आपने जो लेक्चर दिया था वो मैंने सुनने का मौका मिला मुझे। तो आपने कहा था कि इनोवेशन के लिए पहले इन्वेंशन ज़रूरी है और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, जैसे अभी सर ने जो सब्जेक्ट कहा था कि PhD हो रही है, जो रिसर्च हो रहा है, क्या हमारी सरकार कम गिर रही है कि इसको एक्यूमुलेट करने के लिए या उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए, ताकि जितना किसी गवर्नमेंट इज़ द एजेंसी जो सबसे ज़्यादा रिसर्च का इस्तेमाल करके लोगों का जीवन सुधार सकती है? कहने की बड़ी दुख की बात है कि भारत सरकार फंडामेंटल रिसर्च को सपोर्ट नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। आप हर एक लोग कहता कितना परसेंटेज ऑफ GDP शुड गो टू R&D, 2.5 की जगह 0.6 पे। ये हम लोगों की ब्यूरोक्रेसी, सब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जैसे मनमोहन सिंह कहते थे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में ब्यूरोक्रेसी एकदम कम कर देनी चाहिए, उल्टी बढ़ती जा रही है। साइंस इज अंडर बिट ऑफ ए थ्रेट। आई एम टॉकिंग ऑफ बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, देखिए पूरे भारतवर्ष में एक ही संस्था है जिसमें फंडामेंटल नाम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और कोई जगह। तो फंडामेंटल रिसर्च को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप हिस्ट्री ऑफ सारे इन्वेंशन, आपका जो मोबाइल फ़ोन पे आप देखोगे जो सारा चीज़ है, ऑल बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी ओरिएंट। LED कैसे आया? आज 1 साल के अंदर नई वैक्सीन आ गई, पहले 5.5 साल लगते थे। कैसे हुआ? फंडामेंटल वर्क। यस सर, जब हमने ये कट्टा शुरू किया था तो आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में बात हुई, लेकिन एक अवार्ड है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, वो है रॉयल फेलोशिप, जो कि गुरु शिष्य की जोड़ी को मिला है, वो आप ही है, आप और माशेलकर जी। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे उसके बारे में। देखो, जब मेरे को फेलोशिप मिली 90 में, it was biggest moment in my life. Not so much when Padma Bhushan came. Okay,
But my real excitement and what do you say, the happiness from inner was when I became, because that is the highest honor you can get as a scientist. And working in a state university, which never happened. All the fellows who got fellowship earlier, they worked in central institutions. Even today in the history of Bombay University, from the faculty, I am the only one. आप देश के पहले थे ना नहीं, in engineering. इन इंजीनियरिंग. Not in, there were, C.V. Raman became fellow, a Nobel Prize winner and all. बहुत लोग बने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत बने. इंजीनियरिंग में मैं पहला था. देन वन मोर पर्सन, देन मशेलकर, एंड नाउ वन मोर पर्सन. अच्छा, तो आज तक अभी तक 4 ही है. आई ब्रोक दी माइंड वॉज 19. वो कितने साल हो गए. 90s. और एक अलग सवाल पूछना था कि जब आप पढ़ने के लिए मुंबई आए तो यहाँ पढ़ाई की, लेकिन कैम्ब्रिज से वापस आए तो मुंबई आपकी कर्मभूमि हो गई, मुंबई और UD-City. तो मुंबई में रहने का, महाराष्ट्र में रहने का ये एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहेंगे. वो तो बहुत, मैं कल भी बोला था मैंने, जब मैं आया 1954 में, जोधपुर इस डेजर्ट सिटी, तो जब बारिश होती थी तो वी ऑल यूज्ड टू गो फॉर पिकनिक. तो हमारा यहाँ पे कोर्स मिडल ऑफ जून में शुरू होता था. तो पहले हफ्ते में इतनी बड़ी भयंकर बारिश आई तो मैं हॉस्टल में रह गया ही नहीं क्लास में. तो लंच टाइम में मेरे जो क्लासमेट आए, अरे शर्मा क्या हुआ, बीमार हो गया क्या? मैंने कहा किधर बीमार, आई एम फिट. इसे इतनी बारिश, इस बारिश में कोई जाता है? I mean, should expose my ignorance of, like I said yesterday, of the geography that they thing called monsoon. So, you get, first, there was my school friend who had establishment Kagad Devi. So, वो Bombay Central, I went in a Victoria. अच्छा, and his house was on the 4th floor. And लिफ्ट से भी आप लिफ्ट नहीं थी. लिफ्ट नहीं थी. नहीं, वो दोस्त ऐसा रूल नहीं था. और चौथे माले पे शावर. I had never taken a shower, only bucket and lota. I enjoyed my shower, no end. I said, बरसात आने के बाद हम लोग जाके बरसात में नहाते थे ना. तो मैं और मेरे दो जो जयपुर से आए थे मेरे, तो मानसून के टाइम में we went to Marine Drive and walked on the promenade, getting drenched. Big flight pleasure. और ट्राम में गए, that time tram. King Circle to museum, Ekana, ton. Unique experience in Bombay. Nothing like that, we knew nothing. Tram travel was unbelievable. पूरा बम्बई देखते जाओ एक आने में, 2 आने में. लेकिन सर, आपको लोग, आपके जो भी आपके क्लोज, मतलब सारे लोग जो आपको जानते हैं वो आपको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया हो आप. और सिर्फ केमिस्ट्री और इसका नहीं, मतलब आपको दुनिया भर की हर चीज पता आई थिंक दे वेरी चैरिटेबल. मतलब आपको बॉलीवुड में क्या किसके साथ रोमांस चल रहा है इसके बारे में भी पता होता है. पुरानी बात है. आई एम नॉट टच विद द कंटेम्पररी थिंग्स. ओल्ड जमाने मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ. आई डोंट गो टू. आपने लास्ट कब गए थे आप फिल्म देखने के लिए? मे बी 6-7 years ago. अच्छा, लेकिन आप सारा ध्यान रखते थे कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है? वो बात है. Nowadays I don't read film magazines. Earlier I used to read फिल्म मैगजीन्स भी पहले पढ़ता था. अच्छा. आजकल now I given up. I'm more interested in other areas. So, but I listen to. I'm very fond of listening to songs. So I meticulously see Indian Idol or Saregama. And see the talent of young people from all over. I'm very excited with the talent in India. It's like in education in villages, bright students. हम लोगों के पास students आते थे
इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी पहले, और बाद में इतनी अच्छी है, मेरी भी इंग्लिश एकदम कंट्री इंग्लिश, यू डेवलप। लेकिन कॉम्प्लेक्स था जब आप आए तो? मेरे को कॉम्प्लेक्स नहीं था कुछ, नहीं था। बट जो बॉम्बे के मेरे क्लासमेट थे उनके इंग्लिश बेटर देन मी। Today I can give them a run. I'm sorry, with due modesty, because I self-taught myself. So I said, not knowing geography, today I have reasonably good knowledge of economic geography for the whole world. But pity that I didn't know that there is a thing called monsoon and it rains like mad in Bombay. लेकिन आप मतलब मुझे दो चीज़ों के बारे में एक्चुअली इंटरेस्ट है। एक रामकृष्ण मिशन, तो मतलब ऐसा है ना कि आज भी, अब आज तो ऐसा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग आध्यात्म की तरफ बड़ी संख्या में जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि जो साइंस वाला है, साइंटिस्ट है, वो कैसे इतना आध्यात्मिक हो सकता है। See, science, religion, culture are very interconnected. मेरा संबंध जब मैंने ग्रेजुएशन किया, आपको बताया ना मैं रिसर्च करना चाहता था, तो रिसर्च स्टूडेंट के लिए हॉस्टल में जगह नहीं थी, नो हॉस्टल प्लेस, तो कैसे रहो, 150 रुपये महीना स्कॉलरशिप। तो मेरे को किसी ने बताया कि रामकृष्ण मिशन का हॉस्टल है खार में, वहाँ काम हो सकता कम रेट में, तो वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं लेते थे। तो मैंने जाके स्वामी जी से बात की, मेरे को रुचि है, तो मेरा काम हो गया, मेरे को हॉस्टल एकोमोडेशन मिल गई और मेरा ध्यान रामकृष्ण मिशन की तरफ आकर्षित हो गया। तब से आई एम ब्लेस्ड बाय। लेकिन क्या है रामकृष्ण मिशन से आपको क्या मिला? सेवा। यू नो, विवेकानंद के दो, arise, awake and rest not till the goal is reached. Devotion to duty is highest form of worship of God. एक उनका दूसरा भी कहावत थी, a cobbler who turns out better pair of shoes is more useful to society than a professor who talks nonsense. And Vivekananda was a genius. तो आपको जब मतलब आप इस फेज में से भी जाते होंगे ना कि बहुत टेंशन है? No, I never suffered from tension, honestly. प्रेशर्स? There have been many pressures on me within family, but I stood them. I mean, तो क्या करते हैं आप, मतलब जनरली जब I meditation, you know, you believe in destiny, you believe in faith. So I got attached to Ramakrishna Mission. I lived in Khar for some time. I used to go every day. Today, the traffic problem is so serious. I live in Chembur and they are in Khar, so I go sparsely. But I have my own temple in home. So I told you, after retirement, I could command much higher fees than was permissible. So I could invest in an independent house because I am fond of greenery. So I nurse my garden in the front, Anita, and and in the front, heliconias. They are blooming just now. So I take pleasure in that. I never worried about money. 2 years after I became professor, although I started with much lower income than I would have got in the market. But then I buttressed with consulting and all. And living in the campus made life very easy. But for first 4 years, I did not have staff quarters. So 64 to 68, I moved into the campus. अच्छा, लेकिन अभी आप रोज ऐसे मतलब प्राणायाम, No, ध्यान not वगैरह? pranayam, but I do prayers. अच्छा, After I get up, short prayer. After bath, prayer. Before retiring, prayer. योगा वगैरह करते हैं? No. Today, because I have back problem, I do physical therapy. और आपको ये चाय का जो शौक है आपका, वो चाय बनाना, वो कहाँ से आ गया? I didn't want to go to canteen for gossip. अच्छा, And I like tea, and
was reasonably knowledgeable on teas. So much so, and my fondness was Darjeeling tea. So I, behind my cupboards in my professorial room, I would make tea twice a day. And whosoever came to me, I would offer them. So they were, my classmate was cracking a nut, you know. Along with the tea, I used to serve cashews. अच्छा Now, shall I tell you something which none of you will believe? हाँ 7 rupees a kilo I bought हिंदी cashews. हिंदी में 7 रुपए किलो में 64 में 30 रुपीज़ तक हुआ तब तक लिया. 74 में जब ऑयल शॉक आया तो कैशू का प्राइस एकदम बढ़ गया. So I moved to peanuts. K. Sharma has graduated from cashews to peanuts. I said it's the same price at which I was to buy, and cashew being big was consumed fast. Peanuts are small. So then I used to demonstrate principles of chemical engineering. That why you should wash the tea kettle with hot water, then why you should add only boil for fixed time 3 minutes. अरे सर नहीं आप ये प्लीज हिंदी में बताइए ये ये बड़ा चाय जब बनाते हैं हाँ। तो पहले केटल को गर्म पानी से धो, अच्छा फिर जब पत्ती डाल दी उसमें जब आप गर्म इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तो 3 मिनट से ज़्यादा मत लो. बाद में आप ज़्यादा करोगे तो और जो और एक्सट्रैक्शन होएगा उससे चाय का स्वाद में फ़र्क हो जाएगा. वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताता था. और टिकोजी उसके ऊपर रखो केटल पे तो कैसे फ्लेवर रिटेंट होती है. सो केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल थ्रू. दूसरी मैं उदाहरण ह्यूमन बॉडी से देता था. जब भी विद्यार्थी आते थे ओपनिंग लेक्चर में उनको देता था केमिकल इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन बॉडी. अच्छा इफ़ यू वांट टू लर्न केमिकल इंजीनियरिंग ओनली लुक एट ह्यूमन बॉडी. और सबसे सरल उदाहरण है कि हम कैसे ब्रीथ कर सकते हैं. ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी तो पानी में एकदम कम है, ppm ओनली. फिर हम कैसे जिंदा है. तो मैं उनको समझाता हूँ कि ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है हीमोग्लोबिन से उसका हाफ लाइफ टाइम इज लेस देन मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड. इतना फास्ट रिएक्शन है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. उस कारण से हम जीते हैं. तो ये मेरा एरिया था मास ट्रांस विद केमिकल रिएक्शन. सो ऑक्सीजन ट्रांसफर इनटू हीमोग्लोबिन वाज माय इंस्पिरेशन. फिर आपने सोचा होगा आप जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन कैसे बढ़ जाता है. तो ब्लड में एक एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. अगर वो नहीं होएगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, भाग नहीं पाओगे. वो हमको प्रेरित किया कि कैसे CO2 जब एब्सॉर्ब करते हैं कैसे उसको कैटेलाइज कर सकते हैं. उससे मेरे को प्रेरणा मिली थी जब मैं काम कर रहा था CO2 रिमूवल पे. बट ह्यूमन बॉडी इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हर एक चीज़ में. जैसे किडनी, लीवर एज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एसिडिक भी है, बेसिक भी है. तो ये उदाहरण लोगों को अच्छी लगती है. कहते हैं है कुछ केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ तो है. सर इसी से जो अब जैसे आपने अभी जो एग्जांपल दिया इतने आसानी से केमिकल इंजीनियरिंग का पहला पाठ हम सब लोगों को पढ़ाया. लेकिन स्कूल में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो जो पढ़ाने का जो तरीका था वो शायद मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि गलत होता था, शायद मैं उसमें कमज़ोर था कि मैं समझ नहीं पाता था. लेकिन ये केमिस्ट्री सब लोगों को आसान करने के लिए स्कूल लेवल में ही क्या करना चाहिए. नहीं, उदाहरण हम जो कहते हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, उससे बहुत विद्यार्थी प्रभावित होते हैं. आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट लैब में आपको दिखाओ तो हम कहते हैं जो फेनोमेनन आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है. अब जैसे आप बताओगे फोम फ्रैक्शनेशन, हमारा पानी कलर्ड है, हम वो डाई को निकालना चाहते हैं तो एक हम उसमें सरफेस एक्टिव एजेंट लगा के एयर पास करते हैं तो सारा कलर निकल जाता है. तो जब व्यक्ति वो देखता है तो कहता है कि क्या कितनी पावर है इंटरफेशियल साइंसेज में. अब जैसे आप रोज़ के उदाहरण देखते हो अपना मिल्क क्यों नहीं कब मिल्क सेपरेट होता है. तो ये एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कोलाइड. तो समझाने के लिए कोलाइडल साइंस क्या इम्पोर्टेंट है तो अपने रोज़मर्रे की एग्जांपल बताओ ना.
अरे भाई आपकी आइसक्रीम क्यों ऐसी है? अरे हवा आप यू आर सेलिंग एयर। आप जब आइसक्रीम लेते हो ना, उसमें कितनी हवा है, थोड़ी देर उस आइसक्रीम को रखे वो कोलैप्स हो जाता है। कुल्फी नहीं, आइसक्रीम। सो इंटरफेशियल साइंसेज है हाउ यू कैन मेक मनी। आइसक्रीम इज अ गुड एग्जाम्पल। सर एक बहुत ही शायद आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतने डिकेड्स बच्चों को पढ़ाया, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट भारत को दे दिए हैं आपके विद्यार्थी के बतौर, और अभी भारत में जो कुछ भी चल रहा है, महासत्ता की रेस में है, जो सब कुछ चल रहा है, आप क्या देखते हो भारत का भविष्य क्या है 2047 तक? जो हम लोग कह रहे हैं भारत कहाँ होगा, कहाँ होना चाहिए, और जहाँ होना चाहिए उस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं क्या? देखिए, भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट के रूल आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वांट्स रूल सो दैट ही और शी हैज़ पावर। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें जो ड्राइव होती है, जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, 7 कंपनीज है, उनके टर्नओवर $1 बिलियन है। फर्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट एंटरप्रेन्योर्स। भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है लोगों में जो जोश है कि हमको आगे बढ़ना है। अभी देखिए कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं जो कुछ भी नहीं थे। नॉट ओनली अंबानीज, अडानीज, बट जिंदाल, यू टेक अग्रवाल, हाउ मेनी पीपल जो कुछ भी नहीं थे वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। तो गवर्नमेंट रूल्स लोग जानते हैं एंड दे आर इम्पेडिमेंट्स। तो इन लोगों के पास कहता है चलो ठीक है हम देखेंगे। अगर हम ये इम्पेडिमेंट्स निकाल देंगे, तब गवर्नमेंट कहती है कि हम गोइंग टू लिबरलाइज रीड, देयर विल बी मोर रेस्ट्रिक्शन। आपको याद होगा कुछ साल पहले कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सरल नाम दिया, then they themselves realized सरल was more complicated than earlier one। तो मैं कहता हूँ जब गवर्नमेंट कहती है कि सरल, रीड इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरे को एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि डू यू वांट मी टू मेक रूल सो सिंपल? मेरे पैर पे कुहाड़ी मारूं, मेरे को कौन पूछेगा? सर, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत सीरियस होते हैं ऐसा हमारा मानना था, लेकिन इंटेलेक्चुअल होते हुए भी हमारी समझ में आए ऐसी भाषा में आपने हमें सब कुछ समझाया। आपने सिद्धांतों पर बात की। सिद्धांत बनाना और सिद्धांतों का हाथ पकड़कर उम्र भर चलना बहुत मुश्किल होता है, वो आपने किया है और इसके लिए आप ज्ञान योगी हो। संस्कृत में एक कहावत है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में विद्याधन बहुत महत्वपूर्ण है। वही विद्याधन आपके छात्रों को आपने देकर वो आज बुद्धिमान बन गए हैं, धनवान भी बन गए हैं। मराठी में कहा जाता है परिसस्पर्श। आपका परिसस्पर्श उनको मिला और वो आज सोने के भांति झपक रहे हैं, दमक रहे हैं। आपके कार्य को हम सभी का शत शत नमन। और आप यहाँ पे आए इसलिए बाहर। सुना ने विद्यादान ऐसा दान है जो दान देने से बढ़ता है। जी बिल्कुल। विद्या ध्यान की ये खासियत है। और अगर एक जो टीचर होता है एक सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि विद्यार्थी समझते नहीं है। टीचर की जॉब है कि वो सब्जेक्ट को इतना सरल बनाए कि सब समझ जाए। तो अब कमिटी वर्क में भी मेरा ये उद्देश्य रहता था, आप ऐसी रिपोर्ट लिखो कोई भी समझ जाएगा। तो ऐसा एक संबंध मेरे कॉन्टेक्स्ट में आया था। आपने कहा इंडस्ट्री में क्या कहता है, इट वॉज कनेक्टेड विद पेनिसिलिन। तो आई वॉज वन मैन कमिटी। 4.5 पेज की रिपोर्ट मैंने दी। राम लखन यादव उस टाइम केमिकल्स मिनिस्टर होते थे। तो एक फिक्की की कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, वहाँ था। तो मेरे साथियों ने कहा है टू गिव सम एड्रेस कि आप मिनिस्टर से मिले। मैंने कहा मेरे को मिनिस्टर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कहा प्लीज़। तो उन्होंने कहा ये है, मेरा नाम ये है। आप वो शर्मा जी हैं, आपने ऐसी रिपोर्ट लिखी, हमको भी समझ में आ गई। I thought it was the most handsome compliment I got. I'll never forget. It is
ये भाई साहब आपने ऐसी रिपोर्ट लिखी कि हमको भी समझ में आ गया. It was a very technical subject on penicillin. So one lesson I learned very early in my life, whatever communication जो आप लिखो वो the lowest man in the hierarchy should understand, otherwise it will not go upstairs. तो मेरा जब यूनिवर्सिटी से संबंध होता था मेरे ध्यान में ये रहता था जो भी कुछ कम्युनिकेशन में भेज रहा था पहले तो उसकी कॉपी रखो, दूसरा ऐसी लिखो जो क्लर्क को समझ में आ जाए, अगर क्लर्क को समझ में नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी. बहुत बहुत आभार सर, आप यहाँ Thank पर you, आए thank और you. हमारे साथ बातचीत Thank you की. so much for having me. It's a new experience for me. I've been interviewed many times, but not in this way. You know, so many interviews. Our pleasure. A COVID time, Didi Verma interviewed me, and I never track the hits and all. So she told me the number of hits I had was just unbelievable. She interviewed me on chemical industry and all. This was during COVID time, so meeting. So she made use of the time in interviewing people and all. I think most important point I learned, you should communicate in a way by which it is understandable rather than esoteric and people don't follow. आणि यासोबतच माझा कट्टा पॉवर्ड बाय चितळे बटर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, बरवा स्किन थेरपी, सोनाई पशु आहार, MSCIT आणि निसर्ग हर्ब्स या विशेष कार्यक्रमात आत्ता इथेच थांबूया. प्रत्येक बातमीच्या अपडेट्ससाठी पाहत रहा ABP माझा.